हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने अष्टांग हृदय का चैप्टर फर्स्ट चालू किया था। उसमें हमने अष्टांग आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद के जो 8 अंग है ना, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वशान के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। दोषों का वर्णन। दोष कौन कौन से होते हैं? वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। वात पित्त और कफ 3 दोष बताए गए हैं। दोष क्या होते हैं? जो शरीर को दूषित करते हैं उन्हें दोष कहा गया है। तो शारीरिक दोष और मानसिक दोष थे। तो ये कौन से दोष है? शारीरिक दोष। ठीक है। वात पित्त और कफ, वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं जो शरीर को दूषित करते हैं। ठीक है। और ना इस अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में आके दोषादि विज्ञानीय और दोष भेदीय अध्याय है 11 और 12 चैप्टर। उसमें ना जो दोष है उनके सबके वृद्धि क्षय के लक्षण और दोषों के जितने भेद होते हैं, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु, फिर ऐसे करके आगे बहुत अच्छे से दोषों को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? त्रयोदोषा समासतः। त्रयोदोषा समासतः मतलब कि 3 ही दोष है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत है ना, उन्होंने रक्त को भी दोष बताया है, लेकिन रक्त दोष नहीं है, क्योंकि रक्त स्वयं दूषित नहीं होता है। रक्त वात आदि दोषों के द्वारा ही दूषित होता है, तो रक्त भी दूष्य होगा ना। ठीक है। हम इसके वक्तव्य को थोड़ा देखेंगे। इसमें क्या लिखा है? इसमें शरीर के बारे में बताया गया है कि शरीर कैसे बना है। 5 महाभूतों के संयोग का नाम पुरुष है। तो 5 महाभूत और चेतना को क्या बोला गया है? मिला के पुरुष या शरीर बोला गया है। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। वात पित्त और कफ तीनों मिलके तीनों दोष शरीर को दूषित करते हैं, और अगर वो प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर का पोषण करते, धातुओं की वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट, विकृता अविकृता देहम धनंती ते वर्तयन्ति च। मतलब क्या है? ये तीनों वात आदि दोष विकृत होकर शरीर का विनाश करते हैं और अविकृत होकर जीवन दान करते हैं, अर्थात स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। वही कि वात पित्त कफ अगर प्राकृत अवस्था में रहते हैं, मतलब ना ही वो बढ़ते हैं ना ही वो कम होते हैं, उनकी जो प्राकृत अवस्था जितनी है अगर वो वैसे ही रहेंगे तो वो क्या करेंगे? शरीर को बनाए रखेंगे, शरीर की वृद्धि करेंगे, पोषण करेंगे। लेकिन अगर वो विकृत हो गए मतलब उनमें कुछ विकृति हो गई, वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गए या फिर कम हो गए, वात की वृद्धि हो गई या वात का क्षय हो गया, तो वो शरीर का विनाश करते हैं, शरीर में विकार की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है। तो विकृता अविकृता देहम धनंती ते वर्तयन्ति च। कि अगर वो विकृत रहेंगे तो देह का नाश करेंगे, और अविकृत मतलब प्राकृत अवस्था में रहेंगे तो शरीर की वृद्धि करेंगे और स्वास्थ्य बनाए रखेंगे। फिर विकृत अविकृत कैसे मानेंगे? कि अगर वात पित्त कफ प्राकृत अवस्था में है तो वो धातुओं का काम करते हैं, शरीर को धारण करते हैं। धारणा धातुओं पढ़ा है हमने, तो शरीर को धारण करता है, उन्हें धातु इकाई। और शांत धातुएं होती है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और मल, मलिनीकरणान मलान, जो शरीर को मलिन करते हैं वो मल है। लेकिन अगर वात पित्त कफ दोष दूषित होते हैं और विकृत होते हैं तो वो मल की तरह या फिर दोषों की तरह काम करते हैं, और प्राकृत होते तो धातु की तरह काम करते हैं। ठीक है। अगला क्या है? दोषों के स्थान और प्रकोप काल। स्थान मतलब शरीर में उनका स्थान कौन सा है, स्पेसिफिक भी स्थान बताया गया है, लेकिन शरीर को 3 भागों में बांटा जाए तो वात पित्त और कफ का कौन कौन सा स्थान होगा वो बताया गया है। तो ते व्यापिनो अपीरन नाभि ओरो अधो मध्य ऊर्ध्व संशया। मतलब क्या है? ये तीनों वात आदि दोष सदा स्वस्थ शरीर में व्याप्त रहते हैं, फिर भी नाभि से नीचे भाग में वायु का, नाभि और हृदय के मध्य भाग में पित्त का, और हृदय के ऊपरी भाग में कफ का आश्रय होता है। तो वात का स्थान कहाँ होता है? नाभि से नीचे। ठीक है। पित्त का नाभि और हृदय के बीच में, और कफ का हृदय के ऊपर। हमने नॉर्मली भी देखा होगा, अगर हमको कफ होता है या फिर कफ वाली डिसीज़ होती है तो हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन्स में ज़्यादा होती है ना, तो कफ का स्थान हृदय के ऊपर है। फिर नाभि और हृदय के बीच किसका स्थान है? पित्त का स्थान। तो पित्त के स्थान से हम ऐसे सोच सकते हैं कि पित्त मतलब हम अग्नि से कोरिलेट करेंगे। ठीक है। उष्णता, अग्नि, डाइजेस्टिव पावर।
तो डाइजेशन कौन, जीआईटी पूरा कहाँ है, हृदय और नाभि के बीच में, ठीक है, मतलब जितनी भी डाइजेशन वाली प्रोसेस होती है वो। और फिर वात का स्थान तो नीचे नाभि के, ठीक है। अब वय आदि के अनुसार काल, कि वात का काल कौन सा होगा, पित्त का और कफ का। वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य दिगाक्रमात्। वय मतलब आयु, और अहोरात्रि मतलब दिन और रात, और भुक्तानाम भोजन के पहले बाद, ऐसे सब। तो इन चारों में कफ का स्थान सबसे पहले होता है, पित्त का सबसे बीच में, और वात का सबसे लास्ट में। तो इसके हम टेबल देख लेते हैं। हम ये जो है ना, काल, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य दिगाक्रमात्, इसकी टेबल फॉर्म में देख लेते हैं तो इजीली रहेगा पढ़ने में, ठीक है। तो वय और दिन रात, तो दिन रात और भोजन, ठीक है। तो वात, पित्त और कफ, तो कफ का सब में आदि में होता है, ठीक है, इसमें भी पित्त का मध्य में और वात का अंत में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कि वय, दिन रात, भोजन काल सब में, वात का अंत में होगा, पित्त का मध्य में और कफ का आदि में। तो सबसे पहले हम वय लेते हैं। तो वय में कफ का स्थान प्रारंभ में है, तो बाल्य अवस्था में, ठीक है। पित्त का स्थान मध्य में, तो युवा अवस्था में, और वात का स्थान अंत में, तो वृद्धावस्था, ठीक है। तो वय में कफ का स्थान बाल्यावस्था, पित्त का युवा अवस्था और वात का वृद्धावस्था। अब देखते हैं दिन रात। ठीक है, तो कफ का स्थान प्रारंभ में है ना, दिन के भी प्रारंभ में और रात्रि के भी प्रारंभ में। तो 6 बजे से 10 बजे तक, दोनों सुबह शाम, ठीक है। फिर पित्त का 10 से 2, दोनों सुबह शाम, और वात का 2 से 6, ठीक है। तो सबसे पहले सुबह से 6 से 10 में कफ का समय होता है, फिर 10 से 2 में पित्त का दिन में, और फिर 2 से 6 में वात का। फिर शाम को भी 6 से 10 में कफ का, 10 से 2 में पित्त का, और फिर 2 से 6 में वात का स्थान होता है। अब है भोजन। तो कफ का भोजन करने के तुरंत बाद, ठीक है, मतलब हमने जैसे भोजन किया ना उसके जस्ट बाद पे कफ डोमिनेंट हो जाएगा, कफ। फिर है पित्त। पित्त का है जब पाचन हो रहा है, मतलब जो डाइजेशन हो रहा है ना, उस टाइम पे पित्त प्रीडोमिनेंट होता है। और वात, वात क्या होता है, पाचन के बाद, ठीक है। तो भोजन करने के जस्ट बाद कफ बढ़ता है, फिर पाचन काल में पित्त, और पाचन के बाद वात, ठीक है। तो ये हो गया वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य दिगाक्रमात्। वक्तव्य में भी वही है जो हमने पढ़ा कि वात का स्थान वृद्धावस्था में, पित्त का युवावस्था और कफ का बाल्यावस्था। फिर दिन रात के हिसाब से कफ का 6 से 10, पित्त का 10 से 2 और वात का 2 से 6। और भोजन के बाद तो कफ का भोजन के जस्ट बाद, पित्त का पाचन काल में, और वात का पाचन होने के बाद, ठीक है। अब दोषों का अग्नि पर प्रभाव। तेर भवेद विषमस तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समय सम। मतलब क्या है, वात आदि दोषों के प्रभाव से जठराग्नि भी दोषों के क्रम से विषम, पित्त से तीक्ष्ण और कफ से मंद होती है, तथा इन तीनों में सम मात्रा में रहने पर भी अग्नि समप्रमाण होते हैं, ठीक है। तो अग्नि क्या होता है, अग्नि हमने पहले आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो अग्नि कितने प्रकार की होती है, 13 प्रकार की, ठीक है। उनमें से एक होती है जठराग्नि, ठीक है। 5 होती है पंचमहाभूतों की अग्नि, और 7 होती है धातुओं वाली अग्नि,
ठीक है, तो ये हो गए 13 अग्नि। लेकिन यहाँ पे अपन जठराग्नि के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जठराग्नि 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली तो सम, मतलब सही है, उसमें तीनों दोष मतलब बराबर है प्राकृत अवस्था में। फिर आती है विषम अग्नि। विषम अग्नि वात के प्रकोप से होती है। फिर आती है तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि पित्त से होती है। और आती है मंद, तो मंद अग्नि कफ से होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि तीक्ष्ण पित्त, ठीक है, पित्त के गुण अग्नि वाले होते हैं, उष्ण होता है ये सब। तो अग्नि भी उष्ण है, तो वो उष्ण उष्ण बढ़ाएगा। वो सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, पदार्थ विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। ऐसे पित्त से अग्नि तीक्ष्ण होती है। फिर कफ के गुण सारे कौन से, स्निग्ध, शीत, सारे पानी वाले काम है। तो अगर आप आँख पे पानी डालेंगे तो अग्नि बुझेगी या फिर मंद होगी ना। तो वैसे ही कफ की वृद्धि से अग्नि मंद हो जाती है। और वात तो विषम करता है, कभी बढ़ाएगा कभी घटाएगा। ठीक है, और तीनों दोषों के सामने से तो सम अग्नि। तो ये 4 प्रकार की अग्नि है, विषम, तीक्ष्ण, मंद और सम। अब दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। कोष्ठ क्रूरो मृदुर मध्यो मध्य शाते समेरपि। जठराग्नि की भांति कोष्ठ भी वात दोष से क्रूर, पित्त से मृदु और कफ से मध्यम होते हैं। और तीनों दोषों के रहने से सम दोष होते हैं। ठीक है, सम कोष्ठ होते हैं। तो सबसे पहले तो कोष्ठ कहते किसको है, तो जो हमारे विसरल ऑर्गन्स है ना, उनको कोष्ठ बोला गया। जैसे आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक, फुफ्फुस, इन सबको क्या बोला गया है, कोष्ठ बोला गया। तो इन कोष्ठ को ही मृदु, मध्यम और क्रूर ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। कोष्ठ, वात से क्रूर कोष्ठ, पित्त से मध्यम और कफ से, सॉरी कुछ गलत हो गया, पित्त से मृदु होता है। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। कोष्ठ, वात से क्रूर, कफ से मध्यम और पित्त से मृदु होता है। अब ये क्यों होता है मृदु कोष्ठ? मृदु कोष्ठ ऐसा होता है कि हम मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को अगर सिर्फ दूध भी दे देंगे तो उसको विरेचन हो जाएंगे। विरेचन मतलब जो अधोमार्ग है ना, अधोमार्ग से मल की ज़्यादा प्रवृत्ति होगी। तो पित्त से मृदु, क्योंकि पित्त उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला है, तो उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले पित्त से कोष्ठ मृदु होता है। कफ से मध्यम होता है, मतलब इसको अगर हमको विरेचन कराना है ना, तो मृदु मतलब जो थोड़ी हल्की सी विरेचन वाली औषधियाँ होती हैं वो देनी पड़ेगी। और वात वाले व्यक्ति को अगर विरेचन कराना है ना, तो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण विरेचक औषधियाँ देनी पड़ेगी। तो मृदु कोष्ठ क्या होता है, मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को अगर हम सिर्फ दूध या गर्म पानी इतना ही दे देंगे ना, तो उनका विरेचन हो जाता है। मतलब उनका नॉर्मली उनका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, उनका मल का निष्कासन प्राकृत अवस्था में रहता है, रेगुलर रहता है। मध्यम वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अगर उनको विरेचन कराना तो थोड़ी सी मेडिसिन देनी पड़ेगी। और क्रूर वाले को आप कितनी भी मेडिसिन दे दो, इतना प्राकृत होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो मतलब सीवियर कॉन्स्टिपेशन वाला पेशेंट क्रूर वाला होता है। ठीक है, मध्यम वाला नॉर्मल है या फिर थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन है, और मृदु वाला तो बहुत ही मतलब उनको मैं बोल रही हूँ कि उनको दूध पिलाने से उनको विरेचन हो जाता है। ठीक है, तो कोष्ठ में ना ये चीज़ आप याद रखना कि हम हमेशा चलते रहते हैं कि वात से सबसे हाई, फिर पित्त बीच में होगा और कफ लास्ट में होगा। लेकिन इसमें ऐसा अलग है, इसमें वात, कफ और फिर पित्त है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि पित्त से मृदु कोष्ठ होता है, कफ से मध्यम कोष्ठ होता है। अब आता है दोषों से गर्भ की प्रकृति का वर्णन, कि प्रकृति जो होती है
हमारे शरीर में जैसे बोलते हैं ना कि हम वात प्रकृति वाले, पित्त प्रकृति वाले हैं, तो ये प्रकृति का निर्माण कैसे होता है, प्रकृति हमारे शरीर में आती कैसे है? तो प्रकृति का निर्माण दोषों से होता है, वात पित्त और कफ तीनों से ही होगा ना। जैसे बर्थ के टाइम पे शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है, आप लोगों ने गर्भ की संज्ञा पढ़ी होगी, शुक्र शोणित जीव संयोग तु खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। तो जब शरीर में शुक्र और शोणित का संयोग होता है, उस टाइम पे जो दोष बढ़ा हुआ रहता है उस व्यक्ति की वो प्रकृति होती है। तो क्या है, शुक्र आर्तवस्थे जन्मादो विशेषेणेव विष्क्रिमे तेश्च त्रिस्तो प्रकृतयो हिम मध्य उत्तमा पृथक सम धातु समस्ताशु श्रेष्ठा निंदा द्विदोषिता। मतलब क्या है, शुक्र आर्तवस्थे जन्मादो विशेषण विषम क्रिया का मतलब कि गर्भाधान काल में माता के आर्तव और शुक्र में अधिकता से उपस्थित है वर्तमान उक्त तीनों दोष के अनुसार गर्भ की 3 प्रकृतियाँ होती है। ठीक है, तेज त्रिश प्रकृत हीन मध्य उत्तम पृथक, मतलब वात की अधिकता से हीन प्रकृति, पित्त की अधिकता से मध्यम और कफ की अधिकता से उत्तम प्रकृति बनती है। कफ प्रकृति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। सम धातु समस्ताशु श्रेष्ठा निंदा द्विदोषा। जो प्रकृति दोनों दोषों से मिश्रण से बनती है वह निंदनीय होती है और सम धातु प्रकृति श्रेष्ठ होती है। मतलब क्या है कि जो भी दोष प्रीडोमिनेंट होता है, शुक्र और आर्थ जब गर्भ में मिलता है उस टाइम पे, तो उस दोष की प्रकृति होती है। तो प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। ठीक है, प्रकृतियाँ 7 होती है। कौन कौन सी? वात पित्त कफ, फिर द्वंद्वज में वात पित्त, वात कफ, कफ पित्त और सन्निपात, मतलब तीनों दोष वाली। तो वात वाली तो हीन होती है, पित्त वाली मध्यम होती है और कफ वाली श्रेष्ठ होती है, उत्तम। ठीक है, तो उत्तम प्रकृति कौन सी होती है? कफ वाली। फिर वात पित्त कफ जो द्वंद्वज है तो निंदनीय प्रकृति है, निंदनीय। और सन्निपातज वाली श्रेष्ठ होती है, मतलब उनमें सम होता है ना, उसमें तीनों दोष अच्छे होते हैं। तो श्रेष्ठ होती है सन्निपातज सम प्रकृति और उत्तम होती है कफज प्रकृति। ठीक है, शुक्र एवं आर्तव किंवा रजम वीर्य के मिश्रण से उत्पन्न गर्भ में वात आदि दोषों के गुण वैसे ही आते हैं जैसे विष कृमि में विष के गुण आते हैं। जैसे कि अगर हम सांप को लेते हैं तो सांप तो जन्म से ही विष वाला होता है, सांप का बच्चा भी विष वाला होता है, तो उनमें विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में विष आ जाएगा तो प्रभाव पड़ेगा ना, तो वो उनकी प्रकृति है। वैसे ही हमारी भी प्रकृति है, वातज पित्तज कफज द्वंद्वज या सन्निपातज। ठीक है, तो ये इस प्रकृति से ना हमारे शरीर में कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगर हम बोलते कि हमारी वात प्रकृति है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको वात वाली व्याधियाँ होने लग जाएगी, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जो प्रकृति वाला जो दोष है वात, अगर वो प्राकृत से ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है तो उससे व्याधि होगी। लेकिन अगर वो वात सामान्य है और उससे हमारी प्रकृति, तो उससे शरीर में कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे वात पित्त कफ के गुण। तो वात के गुण कौन कौन से होते हैं? तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिला। रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल, वात के कितने गुण बताएं? वात के कितने गुण बताएं? 6 गुण बताएं। ठीक है, यह श्लोक याद कर लेना आप। तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला। तो वात के 6 गुण बताएं। अभी हम अष्टांग वाले ही पढ़ेंगे क्योंकि फिर हम दूसरे आचार्य को पढ़ने जाएंगे तो हमें ये याद नहीं होगा। तो वात पित्त कफ के 6 गुण है, रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल। तो रुक्ष मतलब क्या होता है? ड्राई। ठीक है, लघु मतलब हल्का, शीत मतलब ठंडा, खर मतलब जो रफ होता है ना वो, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट बहुत छोटा छोटा, और चल मतलब मूवमेंट वाला, गतिशील। वात गतिशील होता है, वात ही जो पित्त और कफ को गति करवाता है। पित्तम पंगु कफम पंगु पंगव मल धातव, कि पित्त और कफ तो पंगु है, उनको वात ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। तो वात क्या? गतिशील है, चल गुण है। अब आगे बढ़ते हैं पित्त का गुण। तो पित्त के गुण कौन कौन से? पित्तम सह स्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। तो पित्त के भी कितने गुण है? 6।
स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्र, सर और द्रव 7 बताया, सॉरी। तो पित्त के 7 गुण हैं। स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्र, सर और द्रव। तो पित्त के 7 गुण बताया आचार्य वाग्भट ने। स्निग्ध मतलब क्या होता है? स्नेह वाला, जो घी फैट जैसा बोल सकते हैं, जिससे स्नेहन हो शरीर का वो। तीक्ष्ण मतलब बहुत तीखा। उष्ण मतलब गर्म। लघु मतलब हल्का। विश्र मतलब आम गंध, मतलब उसमें से थोड़ी सी सड़ी हुई गंध आ रही है, वो बोलेंगे। सर मतलब सर भी गतिशील ही होता है, थोड़ा धीरे धीरे मूवमेंट करना वाला, पर मूवमेंट होगी। और द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, कि पित्त ना लिक्विड फॉर्म में होता है। तो पित्त के कितने गुण बताए हैं? 7, और वात के 6। अब है कफ, कफ के गुण। स्निग्ध, शीतो, गुरु, मंदस, लक्षण, नस्तन, स्थिर कफ। ठीक है, तो स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, लक्षण, नस्तन, स्थिर, ये कफ के गुण है। तो कफ के भी कितने गुण हैं? 7। ठीक है, तो स्निग्ध तो वही स्नेह वाला, चिकना। शीत ठंडा, गुरु मतलब भारी, मंद मतलब धीरे धीरे जो फैलता है। लक्षण तो हम थोड़ा चिपचिपा बोल सकते हैं उसको। मृत्सन मतलब पिच्छिल, पिच्छिल कैसे बोलेंगे? मतलब ऐसे जो टूटे नहीं, बहुत जैसे मिट्टी होती ना, घड़ा अपन बनाते तो वो मिट्टी होती है पूरा, या फिर जैसे अपन आटा गूंथते हैं उस टाइप का मृत्सन। स्थिर मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला। तो ये कफ के गुण है। तो वात के कितने गुण बताए गए हैं? वात के 6 गुण होते हैं। ठीक है, तत्र रुक्ष, लघु, शीतक, खरस, उष्मश्चलो, अनिला। पित्त के 7 होते हैं, स्नेह, तीक्ष्णोष्णम, लघु, विषम, सरम, द्रवम। और कफ के भी 7 हैं, स्निग्ध, शीत, गुरु, मंदस, लक्षण, नस्तन, स्थिर कफ। ठीक है, अब संसर्ग संनिपात तद्वित्री क्षय कोपत, कि 2 दोषों के साथ क्षय और वृद्धि होने से इसे संसर्ग कहते हैं, और तीनों दोषों को मिलाकर सन्निपात बोलते हैं। जो हमने प्रकृति देखी थी ना, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ, तो 2 दोषों को मिलाकर क्या बोलते हैं? संसर्ग। और तीनों दोष अगर एक साथ मिल जाएंगे तो उन्हें बोलते हैं सन्निपातज। ठीक है, ये दोषों का जो सामान्य था वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे धातु। तो धातुएं क्या होती है? धारणा धातु, जो शरीर को धारण करता है उसे धातुएं कहा गया। रसा, श्रग, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्राणि, धातव, सब दुष्या। तो कितनी धातु होती है? 7। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये 7 धातुएं बताई गई है। ठीक है, तो ये 7 धातुएं क्या करती है? शरीर का धारण करती। लेकिन जब ये दोषों से दूषित होती तो इनको दुष्य बोला गया है। ठीक है, तो दुष्य और धातु 7 के लिए लिया गया है, लेकिन वो सामान्य अवस्था में रहते तो धारण करते हुए धातु है, और जब उनको दूषित कर देते हैं दोष, तो वो दुष्य है। तो रस से हम क्या करेंगे? रस से हम क्या समझेंगे मॉडर्न में, अगर हम कोरिलेट करना चाहें तो रस को लिम्फ बोला है। रक्त से क्या समझेंगे? ब्लड। मांस से मसल्स, मेद से फैट, अस्थि से बोन्स, मज्जा से बोन मैरो, और शुक्र से स्पर्म। ठीक है, और फीमेल में ओवम को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 7 धातुएं। मल, मला, मूत्र, शक्र, स्वेदा, दयो, अपीच। तो पहले हमने क्या पढ़ रहे थे? मलिनीकरणान मलान, जो शरीर को मलिन करता है वो मल है। तो मल कौन कौन से होते हैं? मूत्र, पुरुष और स्वेद 3 होते हैं। मूत्र मतलब यूरिन, पुरुष मतलब स्टूल, और स्वेद मतलब स्वेट। ठीक है, तो ये 3 मल होते हैं। अगर ये मल शरीर में नॉर्मल से ज़्यादा समय तक रहते हैं या फिर नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में रहते हैं तो शरीर को मलिन करते हैं, इसलिए इनका जल्दी से जल्दी शरीर से निष्कासन होना आवश्यक है। अब 2 धातु मलों की वृद्धि और क्षय। वृद्धि समाने सर्वेशा विपरीते विपर्य। शरीर से संबंधित वातादि दोष, धातुएं और मल, अपने गुण धर्म वाले पदार्थों के सेवन से वृद्धि होती है और विपरीत वालों से क्षय होता है। ठीक है, वात पित्त कफ हमारे शरीर में रहते हैं, दोष रहते हैं, धातुएं रहती हैं। ठीक है, अगर उनके जो गुण हैं, जैसे वात पित्त कफ के हमने गुण पढ़े, वैसे धातुओं के भी कुछ होंगे, मलों के भी कुछ होंगे, तो अगर उनके गुण के समान गुण वाले पदार्थों का हम सेवन करते हैं तो उनकी शरीर में वृद्धि होती है।
और उनके विपरीत गुण वालों का सेवन करते तो शरीर में उनका ह्रास मतलब क्षय होता है। पदार्थ विज्ञान में आपने पढ़ा हुआ सामान्य और विशेष क्या होता है? सामान्य वृद्धि कारणम, ठीक है, और विशेषस्तु विपर्यय। विपर्यय, ठीक है। जो सामान्य होता है मतलब सेम गुण वाले, उनसे क्या होती है? वृद्धि होती है। और अगर हम विपरीत गुण वाला सेवन करेंगे तो उससे क्षय होगा, ठीक है। जैसे हम वात से लेते हैं तो वात के गुण क्या है? रुक्ष, शीत और 6 गुण बताएं। तो अगर हम ऐसा आहार विहार लेते हैं जो रुक्ष और शीत है तो उससे क्या होगा? शरीर में वात बढ़ेगा। अगर हम इसके विपरीत अगर उष्ण आहार विहार करेंगे तो क्या होगा? शरीर में वात का क्षय होगा, ठीक है। आगे समझ कि अगर सामान्य चीज़ों का मतलब सेम प्रॉपर्टीज, समान गुणधर्म वाले पदार्थों का सेवन करते तो दोष धातु मलों की वृद्धि होती है, और विपरीत गुण वाले पदार्थों का सेवन करते तो उनका क्षय होता है या फिर ह्रास होता है, ठीक है। अब रस कितने बताएं? 6। रस मतलब क्या होता है? जो हम ना जिसको हम जीभ से जिसका हम टेस्ट करते हैं उसको रस बोला है। मतलब जिसका हमें जीभ के द्वारा ही आस्वादन होता है उसे हम रस कहते हैं। तो रस कितने होते हैं? 6। रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का सर द्रव्यमाश्रितास्ते ते च यथा पूर्व बलावह। तो रस कितने होते हैं? 6। स्वादु मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, तिक्त मतलब कड़वा, ठीक है। उष्ण मतलब कटु, कटु मतलब क्या होता है? एक तरफ से क्या बोल सकते हैं? जो तीखा होता है ना वो होता है उष्ण। और कषाय मतलब कशेला, ठीक है। यहाँ पे तिक्त और कटु में ऐसे कन्फ्यूजन होता है। तो तिक्त से हम तीखा समझते हैं लेकिन तिक्त से यहाँ पे कड़वा है और कटु से तीखा है, ठीक है। तो ये अपोजिट है। और आचार्य वाग्भट ने कटु को उष्ण शब्द बोला है, ठीक है। तो ये कौन कौन से रस है? मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय। ये सभी रस भिन्न भिन्न द्रव्यों में पाए जाते हैं। ये रस अंत से आगे की ओर बलवर्धक होते हैं, मतलब पीछे से आगे। तो कषाय सबसे कम बल वाला होता है और मधुर सबसे ज़्यादा बल वाला होता है, ठीक है। तो अगर बोलते हैं कि दोषों के बल का क्रम बताओ कि रसों का बल का क्रम बताओ कि कौन सा रस सबसे ज़्यादा बलवान होता है, तो ऐसे मधुर सबसे ज़्यादा है, फिर अम्ल है, फिर लवण है, फिर तिक्त है, फिर कटु है और फिर कषाय है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? बलवर्धक मधुर, और सबसे कम कषाय, ठीक है। तो रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय का ये 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि धातुएं कौन सी है, मल कौन से हैं, रस के नाम बताओ, ये सब चीज़ें। और ये वाला तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अब एक डबल स्टार लगा लो। क्या है? रस का वात आदि पर प्रभाव। तत्राद्य मारुतम घरंती तरह तिक्तादय कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्यतु पूर्वित। मतलब क्या है? जो पहले वाले 3 है मधुर, अम्ल, लवण, ये वात दोष को नष्ट करते हैं। तिक्त, कटु, कषाय जो बचे हुए 3 है वो कफ का नष्ट करते हैं। और पित्त को कौन नष्ट करता है? कषाय, मधुर और तिक्त। तो अगर शरीर में वात की वृद्धि हो रही तो हमको मधुर, अम्ल, लवण रस वाला आहार विहार लेना चाहिए। अगर पित्त की हो रही तो कषाय, मधुर और तिक्त वाला, और कफ की हो रही तो कटु, कषाय, तिक्त वाला आहार विहार लेना चाहिए, ठीक है। तुम देख लेते हैं, हम सिर्फ शमन वाले देखते हैं ताकि वृद्धि वाले हम अपने आप लिख सकें, ठीक है। शामक रस क्योंकि 6 होते तो अगर 3 शमन करे तो 3 वृद्धि करेंगे ना। तो वात में कौन सा है? मधुर, अम्ल और लवण। पित्त में कौन सा है? मधुर, तिक्त और कषाय। कषाय में मैं के नीचे एस लिख रही हूँ। और कफ में कौन सा है? कटु, तिक्त और कषाय, ठीक है।
तो वात का शमन कौन करता है? मधुर अम्ल लवण, पित्त का मधुर तिक्त कषाय और कफ का कटु तिक्त कषाय। तो इनकी वृद्धि इनके अपोजिट वाले करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा बच रहा है? कटु तिक्त कषाय बच रहा है। फिर यहाँ पे कौन सा बच रहा है? अम्ल, लवण और कटु बच रहा है। और यहाँ पे मधुर, अम्ल और लवण बच रहा है। तो ये वृद्धि कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि दोषों का रसों पर प्रभाव या फिर रसों का दोषों पर प्रभाव, कि कौन सा दोष कौन से रस से शमन होता है और कौन से रस से बढ़ता है। अब इसके आगे आते हैं द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? जो ना गुण और कर्म के आश्रित होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य मतलब हमारे संसार में जितनी भी चीज़ें वो सब द्रव्य है। ठीक है, तो द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। शमनम, कोपनम, स्वस्थहितम द्रव्यमिति त्रिधा। कि द्रव्य 3 प्रकार के बताए गए। शमन मतलब जो वातादि दोषों का शमन करे, कोपन जो वातादि दोषों को कुपित करे, और स्वस्थहित जो स्वास्थ्य को बनाए रखे। ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना, कि जो शमन मतलब जो दोषों का शमन करते हैं, कोपन जो दोषों को कुपित करते हैं, और स्वस्थहित मतलब जो स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए। शमन द्रव्य कौन से? तेल, घृत और मधु। तो तेल क्या करता है? वात का शमन करता है। ठीक है, क्योंकि वात के विपरीत गुण वाला होता है। घृत क्या होता है? पित्त का शमन गुण करता है, क्योंकि पित्त के विपरीत होता है। मैंने कहा था सामान्य अवृत्ति कारणम विशेषस्तु विपर्यय। सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है और विपरीत से क्षय होता है विशेष से। तो यहाँ पे वो है विपरीत गुण वाले, तो क्षय हो रहा है। फिर मधु क्या है? शहद, कफ के विपरीत गुण है तो कफ का शमन करता है। ठीक है, अब आता है कोपन, मतलब जो बढ़ाते हैं। तो जो भी समान गुण वाले होते हैं वो बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे यौ, पाटला, मांस, मछली, सरसों का तेल, ये सब चीज़ें ना बढ़ाने वाली, दोषों को कुपित करने वाली, धातुओं को कुपित करने वाली। और स्वस्थ आगे हम ना दिनचर्या और ऋतुचर्या अध्याय पढ़ेंगे। तो ऋतुचर्या में सारे पथ्य अपत्य आहार विहार बताएंगे कि कौन सा आहार हमारे लिए अच्छा है और कौन सा हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो जो आहार हमारे लिए अच्छा है वो स्वस्थ सहित है। ठीक है, तो 3 प्रकार के द्रव्य है, शमन, कोपन, स्वस्थहित। अब इसके बाद आते हैं वीर्य। उष्ण शीत गुणोत्सर्ग का तत्र वीर्यम द्विधा स्मृता। वीर्य कितने होते हैं? 2। शीत और उष्ण 2 वीर्य होते हैं। वीर्य को हम क्या बोल सकते हैं? पोटेंसी, किसी भी द्रव्य की, किसी भी पदार्थ की जो पोटेंसी होती है, मतलब जो जिससे हम किसी को पदार्थ को ले रहे हैं, तो हमने उसको खाया तो हमको जीभ पर टेस्ट आया तो वो तो रस हो गया। फिर उसने हमारी बॉडी में जाकर पूरा डाइजेस्ट होने के बाद उसने क्या हमारी बॉडी पे काम किया है, उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि उसका वीर्य कौन सा है। तो वाग्भट ने कौन से 2 बताए? 2 वीर्य, शीत और उष्ण। लेकिन चरक ने 8 वीर्य बताए हैं। अन्य आचार्यों ने कौन कौन से? मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष और उष्ण शीत। ठीक है, तो अगर वीर्य आता है तो हम ऐसे तो 2 ही लिखेंगे, पर अगर स्पेसिफिक पूछता है कि चरक ने बताया जो 8 वीर्य वो बताओ, तो वो वहाँ पे आएंगे मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण और शीत। ठीक है, वीर्यम तो क्रियते येन या क्रिया न वीर्यम कुरुते किंचित सर्ववीर्य क्रिया कथा क्या। ठीक है, कि जो हमारे शरीर पर जो क्रिया होती है वो वीर्य के द्वारा ही होती है। तो आचार्य वाग्भट ने कितने वीर्य बताए? शीत और उष्ण 2 वीर्य बताए। विपाक। विपाक क्या होता है? जो जैसे हमने खाना खाया तो हमने पहले देखा जीभ पर तो रस हो रहा है, फिर जब डाइजेशन के टाइम पे जो होता है ना, पाचन काल के बाद, वो विपाक होता है, और उसका जो शरीर पर प्रभाव होता है वो वीर्य होता है। क्या है? सभी प्रकार के रस द्रव्यों का भोजन के पाचन काल के बाद कार्य रूप में अनुमान किया जाता है, वो विपाक है। ठीक है, जठराग्नि द्वारा जो पाक होता है उसे विपाक कहते हैं। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु, अम्ल, कटुकात्मक। तो विपाक कितने प्रकार के होते हैं? 3, मधुर, अम्ल और कटु। ये ऐसा नहीं कि 6 रस है तो उनके 6 विपाक होंगे, ऐसा नहीं है। तो मधुर विपाक में कौन सा होता है? मधुर विपाक मधुर और लवण रस, इनमें मधुर विपाक होता है। अम्ल में अम्ल रस से होता है, और कटु में जो बचा है ना, कटु तिक्त कषाय, उनसे होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के विपाक होते हैं। देखो ये यहाँ पे लिखा है, रस का ज्ञान जीभ के स्पर्श होता है, विपाक का ज्ञान कार्य को देखकर होता है,
और वीर्य का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से होता है। ठीक है, हो गया। विपाक वाला एक बार बता देती हूँ मैं। सिर्फ मधुर विपाक है, तो कौन कौन से रस का मधुर विपाक होगा? मधुर और लवण रस का। ठीक है, अम्ल विपाक किसका होगा? अम्ल तो सिर्फ अम्ल का ही होगा। और कटु किसका होगा? बाकी जो बचे हैं ना, तिक्त, कटु और कषाय, इनका होगा। ठीक है, तो अगर मधुर और लवण रस का पाचन हो रहा है, पाक हो रहा है, उसके बाद में वो मधुर विपाक देंगे। अम्ल का हो रहा है तो वो अम्ल, और कटु, तिक्त, कषाय का हो रहा है तो उससे कटु विपाक होगा। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।